हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 3 तक कवर किया था, बेसिकली टैक्स ईयर की डेफिनेशन। इस वीडियो में हम सेक्शन 4, 5 और 6 को कवर करने जा रहे हैं। सेक्शन 4 यानी कि बेसिस ऑफ चार्ज। सो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, सो वी कॉल इट चार्जिंग सेक्शन। एंड पुराने वाले एक्ट में 1961 में भी दिस वाज सेक्शन 4। तो 4 अभी भी 4 है। चार्जिंग सेक्शन कहता है कि पुराने लॉ में प्रीवियस ईयर की इनकम शैल बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। अब क्योंकि ये लॉ टैक्स ईयर पे आ चुका है तो ये टैक्स ईयर की बात करता है और जो प्रोविजन है वो सेम टू सेम है। लैंग्वेज चेंज किया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो कहते हैं वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इनएक्ट्स दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर एनी टैक्स ईयर। पुराने में लिखा था फॉर एनी असेसमेंट ईयर, वो असेसमेंट ईयर बेस्ड था। ये टैक्स ईयर यानी प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इनकम टैक्स फॉर सच टैक्स ईयर शैल बी चार्ज एट द रेट और रेट्स एज पर दैट लॉ सब्जेक्ट टू दिस एक्ट। तो देखिए, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट से इनका मतलब है फाइनेंस एक्ट से। तो जो भी टैक्स के रेट्स हैं हमको पता है कि वो फाइनेंस एक्ट में रहते हैं, तो फाइनेंस एक्ट के रेट्स लगेंगे। चार्ज विल बी ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। तो टोटल इनकम का जो कॉन्सेप्ट था कि 5 हेड, ग्रॉस टोटल, देन डिडक्शंस, देन टोटल इनकम, दैट इज सेम। तो टोटल इनकम पे टैक्स पहले भी था, अभी भी है। इनकम टैक्स विल इंक्लूड एनी एडिशनल इनकम टैक्स, चाहे उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए, दैट इज सरचार्ज, सेस एसेट्रा। उसके बाद में इनकम टैक्स अगर किसी पर्टिकुलर इनकम पे अदर देन टैक्स ईयर है तो वो भी लगेगा, बेसिकली टैक्स ईयर पे लगेगा। लेकिन कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो कि जिस ईयर में अर्न हो रही हैं उसी ईयर में टैक्सेबल होती है, तो उसका टैक्स भी पुराने की तरह ही चल रहा है। और साथ में जो टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस हैं, एडवांस टैक्स के प्रोविजंस हैं, वो भी चलेंगे। तो बेसिकली ये सेक्शन गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है कि वो इनकम के ऊपर टैक्स लगाए, जो रेट्स हैं उनको फाइनेंस एक्ट से लेकर आए। टोटल इनकम एवरी पर्सन चार्जेबल होगा, एडिशनल इनकम टैक्स भी चार्जेबल होंगे। कहीं चाहे तो टैक्स ईयर के अलावा भी टैक्स लगाने की प्रोविजंस हो सकते हैं। ये सब तो ठीक है, टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स भी चलेगा। सो फंडामेंटल्स वही हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन 5। सो व्हाट डज इट से? तो देखिए, पुराना सेक्शन 5 था स्कोप ऑफ टोटल इनकम, नया सेक्शन 5 है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। प्रोविजंस में भी बेसिक कोई चेंजेस नहीं है, वही प्रोविजंस रखे हैं, लैंग्वेज का फर्क है। तो पहला प्रोविजन सबसेक्शन 5 में आपका आता है सेक्शन 5 में सबसेक्शन 1। सर ये कहता है कि जो रेसिडेंट पर्सन है उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस टोटल इनकम ऑफ टैक्स ईयर हु इज ए रेसिडेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग इनकम। तो भैया देखिए, अगर कोई रेसिडेंट पर्सन है तो उसके लिए ये इनकम्स टैक्सेबल है। कौन कौन सी टैक्सेबल है? पहली, विच इज रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बाय सच पर्सन और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। तो ये रिसीव्ड की बात करता है।
तो जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हुई उस पर टैक्स देगा, भले ही वो भारत के बाहर एक्रूड हुई। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर डीम्ड रिसीव्ड है उस पर भी भारत में टैक्स लगेगा, बाय दैट पर्सन और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, उसके बिहाफ पे किसी ने रिसीव कर लिया तो भी वो टैक्स पे करेगा। तो दिस इज व्हाट पुराना वाला प्रोविजन है। एक्रूज इन इंडिया, जो इंडिया में एक्रूड हुई, अराइज हुई, या डीम टू एक्रू और अराइज, तो जो भारत में एक्रूड हो गई या डीम्ड एक्रूड हो गई उसको भी टैक्स करेंगे। और तीसरा, विच एक्रूज आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया अगर एक्रूड हो रही है तो भी टैक्सेबल करेंगे। तो देखिए जो रेसिडेंट है उसका रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूज इन इंडिया, डीम्ड एक्रूड इन इंडिया, एक्रूड आउटसाइड इंडिया, डीम्ड एक्रूड नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग ये कहा करते हैं कि इसकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगेगा जो रेसिडेंट है। सो दैट इज द ओल्ड प्रोविजन ऑल्सो, सेक्शन 5। फिर उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया, बट अब देखिए पुराने वाले लॉ में वो प्रोवाइडेड दैट करके नीचे लिखते थे, एक्सप्लेनेशन में लिखते थे। इस एक्ट में एक्सप्लेनेशन और प्रोविजंस नहीं है, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया है। तो बट करके बात करी कि जहां पर कोई पर्सन एनओआर है, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 13, तो उसकी इनकम भारत में सच इनकम यानी एक्रूड आउटसाइड, ये एक्रूड आउटसाइड के साथ है, विल बी इंक्लूडेड व्हेन इट इज फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो ये पुराना प्रोविजन है, अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल्ड एंड सेटअप इन इंडिया है तभी एक्रूड आउटसाइड वाली कवर होगी। किस केस में? नॉट ऑर्डिनरली में। ओके, तो देखिए सबसेक्शन 1 फिर से, हु इज रेसिडेंट, तो रेसिडेंट इंक्लूड्स ऑर्डिनरली एंड नॉट ऑर्डिनरली बोथ। Received in India, deemed received, accrued in India, deemed accrued. This is taxable for ordinarily and not ordinarily, ordinarily not ordinarily. But जो इन दोनों में कवर नहीं हो रही है लेकिन accrued outside India है, that will be covered for ordinarily resident. In case of not ordinarily, वो तभी कवर होगी when it is from a business control in India or profession set up in India. Sir, total income who is non-resident, नॉन-रेसिडेंट में आप देखिए 2 क्लॉजेस है। सर रेसिडेंट में 3 क्लॉजेस थे, उसकी जो इनकम आउटसाइड इंडिया है वो भी आ रही है, लेकिन इसकी सिर्फ रिसीव्ड और डीम्ड रिसीव्ड, एक्रूड डीम्ड एक्रूड वही कवर होगी। तो प्रोविजंस 1961 और 25 के सेम है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज है। नेक्स्ट सर, ये पुराना अपना सबसेक्शन 3 जो कि ये कहता है कि अगर कोई इनकम जो कि आउटसाइड इंडिया राइज हुई है शैल नॉट बी डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया, उसको हम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मान लेंगे सिर्फ इस बात से कि इंडिया में बैलेंस शीट प्रिपरेशन पर्पस से इंक्लूड की गई है। मतलब ये कि सपोज करिए मेरी एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड इंडिया, होल्डिंग सब्सिडरी आर टू डिफरेंट कंपनीज। अब सब्सिडरी को आउटसाइड इंडिया इनकम एक्रूड हुई, वहीं रिसीव हुई। अब जब हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भारत में बनाई तो उस इनकम को इंक्लूड कर लिया, तो सिर्फ इस बात से वो टैक्सेबल नहीं हो जाएगी। फॉरेन सब्सिडरी विल रिमेन नॉन रेसिडेंट, इनकम विल रिमेन एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड, होल्डिंग कंपनी अपने कंसोलिडेटेड में इंक्लूड कर रही है, सिर्फ इस बात से टैक्सेबल नहीं होगा। सर फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई इनकम
टोटल इनकम में इंक्लूड कर ली गई है. इफ एन इनकम हैज बीन इंक्लूडेड टोटल इनकम, क्योंकि वो एक्रूड इन इंडिया हुई है या डीम्ड एक्रूड हुई है, तो उस पर दोबारा से रिसीव्ड बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा. लॉजिकल भी है. इफ यू हैव पेड टैक्स ऑन सच इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस, इट विल नॉट अगेन बी टैक्सेबल ऑन receipt basis. That is section 5. Now section 6. Sir, this is old provision of residence in India. रेसिडेंट कौन होगा? तो देखिए, जो प्रोविजंस हैं वो पुराने वाले एक्ट 1961 के सेम है, बस एक्सप्लेनेशंस, प्रोविजंस और लैंग्वेज चेंज किया उन्होंने, चीजों को सब सेक्शंस में डाल दिया है. नाउ इट इज मोर सिंप्लीफाइड. तो पहली बात, रेसिडेंशियल स्टेटस इन ए टैक्स ईयर ऑफ ए पर्सन शैल बी डिटरमाइंड एज पर दिस सेक्शन. तो टैक्स ईयर का प्रोविजन निकलेगा, स्टेटस निकलेगा, पहले प्रीवियस ईयर का निकलता था. हर टैक्स ईयर में अलग हो सकता है क्योंकि टैक्स ईयर वाइज है, पहले भी हो सकता था. आइए, अब सबसेक्शन 1 जो है वो तो हो गया. नाउ 2, इंडिविजुअल. इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे अगर टोटल पीरियड उसका टैक्स ईयर में 182 डेज और मोर है, तो वही पुराना है 182 और मोर. तो अगर 182 और मोर डेज इन इंडिया टोटल पीरियड इन टैक्स ईयर, तो रेसिडेंट हो गया. दूसरी कंडीशन है 60 डेज क्यूमुलेटिवली. ठीक, तो ये नया वर्ड ऐड किया, क्यूमुलेटिवली मतलब एक बार आया, फिर वो भारत रुका, फिर चला गया, फिर आया, तो सारा जोड़ लें क्यूमुलेटिवली. तो चीजों को क्लियर किया है, लैंग्वेज सिंप्लीफाई हुई है. क्यूमुलेटिवली 60 डेज और मोर ड्यूरिंग दैट ईयर, दैट इज टैक्स ईयर. एंड यहां एंड की बात करता है, क्यूमुलेटिवली 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग ईयर. और इन दोनों कंडीशंस के बीच में और लगा है. तो देखिए, वही पुराना रूल है, 182 डेज इन टैक्स ईयर एंड 182 डेज इन टैक्स ईयर और 60 डेज एंड 365 डेज इन टैक्स ईयर एंड 4 ईयर प्रीसीडिंग सच टैक्स ईयर. इन दो में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी तो उसको रेसिडेंट मानेंगे. सिंपल. अब देखिए, ये वहां एक्सप्लेनेशंस में लिखा हुआ था. नाउ विच हैज बीन टेकन एज सबसेक्शन 3, और कहते हैं कि 2B शैल नॉट अप्लाई. 2B में क्या था? 60 प्लस 365, 60 डेज टैक्स ईयर में, 365 डेज 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में. अब उन्होंने सबसेक्शन 3 में कहा कि भैया देखो, 2B विल नॉट अप्लाई, यानी इस केस में सिर्फ 2A लगेगी, यानी 182 डेज देखेंगे. कौन से केस है? इंडियन शिप का क्रू मेंबर या फिर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो कि सिटीजन है एंड लीव्स इंडिया. तो अगर कोई इंडिविजुअल जो कि इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है इन दैट ईयर, इन एनी टैक्स ईयर, एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडिया बाउंड शिप या फिर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो उसमें 2B नहीं लगेगा. यानी अगर इसका 182 डेज हो रहा है तब तो ये आपका रेसिडेंट होगा. अगर 182 नहीं हो रहा है, से ये कंडीशन पूरी हो रही है, उसके 150 दिन हो रहे हैं, 150, और पिछले 4 साल में 365 से बहुत ज्यादा है, वो कभी गए ही नहीं भारत के बाहर, तो इन सच केस उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे. सर, ये प्रोविजन पहले भी था, अब भी है, तो बेसिक स्ट्रक्चर यहां चेंज नहीं हुआ है. नेक्स्ट,
प्रोविजंस ऑफ 2B shall not apply, एक और एक्सेप्शन, तो दैट वाज एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अभी इधर सबसेक्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है और ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इंडिया विजिट पर आता है। सर ये एक्सेप्शन किसका था? सबसेक्शन 2B का। किसके लिए था? जो भारत छोड़ के जा रहा है एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप या फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ये एक्सेप्शन किसके लिए है? सर ये एक्सेप्शन इंडियन सिटीजन के लिए और इंडियन ओरिजिन के लिए है। ये सिर्फ सिटीजन के लिए था जो कि भारत आ रहा है। क्यों आ रहा है? विजिट के लिए आ रहा है, बिजनेस पर्पज से नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से नहीं आ रहा है, सिर्फ विजिट पर आ रहा है, घूमने आ रहा है, घर वालों से मिलने आ रहा है। और उस केस में भी 2B नहीं लगेगा, यानी इसको भी रेसिडेंट तभी मानेंगे जब 182 डेज होंगे। सिंपल। अब आता है सबसेक्शन 5। सर ध्यान से सुनिएगा, 2B कहता है 60 डेज एंड 365 डेज इन 4 years, राइट? 3 और 4 2B के एक्सेप्शंस है, ठीक। 5 जो है वो सबसेक्शन 4 का एक्सेप्शन है। सर 5 जो है वो सबसेक्शन 4 का एक्सेप्शन है। सबसेक्शन 4 में इन्होंने कहा था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और वो भारत आ रहा है, क्यों आ रहा है? सर विजिट पर आ रहा है, तो उस केस में हम 2B नहीं देखेंगे, यानी हम उसका 63 65 वाला रूल नहीं लगाएंगे, 182 लगाएंगे। अब उन्होंने सबसेक्शन 5 में कहा कि ये जो सबसेक्शन 4 वाला व्यक्ति है, यही वाला जो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, टैक्स ईयर में भारत आया है, विजिट के लिए आया है, तो उसका 60 365 नहीं लगेगा, 182 लगेगा ना। अब उन्होंने कहा कि बेटा ये जो 4 वाला बंदा है और उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग दैट ईयर, उसी ईयर की, अदर देन फॉरेन सोर्सेस, यानी जो इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया है उसको छोड़ दीजिए, जो एक्रूड इन इंडिया है सिर्फ वो लीजिए, 15 लाख रुपए। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विजिट पर आ रहा है, ठीक, इंडियन सिटीजन है, सर इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है, क्योंकि यहां 4 का एक्सेप्शन है, तो 2B शैल अप्लाई, तो उसको 2B यहां कहा नहीं लगेगा। अब उन्होंने कहा अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, विजिट पर आ रहा है, तो 2B शैल अप्लाई। लेकिन अप्लाई कैसे होगा? मॉडिफाइड रूप में होगा। 60 डेज इन टैक्स ईयर, 365 इन प्रीसीडिंग 4 नहीं लगेगा। सर 60 की जगह 120 पढ़ेंगे, फॉर द वर्ड 60 120। तो बच्चों मतलब सॉरी, वो थोड़ी आदत पड़ी हुई है बच्चों कहने की। सो 120 प्लस 365, तो अगर उसका 120 डेज टैक्स ईयर में है और 365 डेज 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में, तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। सर क्या रूल्स हुए अभी देखिए, समराइज करते हैं। तो पहला उन्होंने कहा 182 डेज इन प्रीवियस ईयर या टैक्स ईयर, ये वाला, दैट इज 2A, 182 दिन भारत में या उससे ज्यादा इन टैक्स ईयर, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई इसमें दूसरा सबसेक्शन नहीं है, ये सिंपली रेसिडेंट है।
अगर 182 डेज टैक्स ईयर में इंडिया है तो सिंपली रेसिडेंट है, कुछ मत सोचिए। लेकिन दूसरी कंडीशन है 60 डेज एंड 365 डेज टैक्स ईयर, और उससे पिछले टैक्स ईयर से पिछले 4 साल मिलाकर, तो इसको भी रेसिडेंट मान लेंगे। फिर 2 एक्सेप्शंस दिए। ये इंडियन सिटीजन है जो भारत छोड़ के जा रहा है, क्रू मेंबर या एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, तो कंडीशन 2 नहीं लगेगी। ये इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है जो भारत विजिट पर आ रहा है, तो भी कंडीशन 2 नहीं लगेगी। लेकिन अगर इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन भारत विजिट पर आ रहा है, दैट गाय, और उसकी इंडियन इनकम, सर टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस, तो वी कैन कॉल इट इंडियन इनकम। तो अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो 2 भी लगेगा, लेकिन मॉडिफाइड 60 प्लस 365 नहीं पड़ेंगे, 120 प्लस 365 पड़ेंगे, राइट? तो उसको भी कवर कर लेंगे। दिस इज 5। नाउ सबसेक्शन 6 में एक अलग रूल है, ये एक डिफरेंट रूल है। इसमें उन्होंने कहा कि जो इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर है फॉरेन बाउंड शिप, तो उसके जो नंबर ऑफ डेज हैं वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कैलकुलेट होंगे, यानी रूल्स के अनुसार। अभी देखिए रूल्स नहीं आए हैं, लेकिन जो पुराने रूल्स थे उसमें भी ये प्रोविजन था। और जो इंडियन सिटीजन फॉरेन बाउंड शिप लीव्स इंडिया, तो उसमें ये था कि जो उसकी सर एक सिस्टम रहता है वहां पे, एक सर वो लॉग मेंटेन करते हैं, तो उस लॉग बुक में जो उसका साइन इन और साइन ऑफ होगा उस शिप से, उतना पीरियड आउटसाइड इंडिया मानेंगे। मतलब सिंपल प्रोविजन है ये, कोई इसमें खास बात नहीं है, तो उसकी लॉग बुक के हिसाब से चलेगा। हालांकि रूल्स अभी नोटिफाई होंगे, कोई नया रूल नहीं है, इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेटरी थिंग, सिंप्लीफिकेशन, इंडियन सिटीजन फॉरेन बाउंड शिप। सर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल सबसेक्शन 2 to 6 में कवर हो रहे, ठीक, shall be deemed to be resident in India, ठीक है, if he is citizen of India and is not liable to tax in any other country। तो देखिए ये भी डीम्ड रेसिडेंट हो गया। सर क्या है कि अगर वो कहते हैं आप भारत के नागरिक हो, पहली कंडीशन, दूसरी इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, आप किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में टैक्स नहीं दे रहे हो ड्यू टू हिज डोमिसाइल, ड्यू टू हिज रेसिडेंस और सिमिलर क्राइटेरिया। सर जैसा अपने यहाँ पर रेसिडेंशियल है, कहने का अर्थ है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रेसिडेंट नहीं हो, डोमिसाइल की वजह से टैक्सेबल नहीं हो रहे हो, या कोई ऐसा ही क्राइटेरिया है टैक्सेबल नहीं हो रहे हो, एंड यू आर इंडियन सिटीजन, एक और कंडीशन है, एंड टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है अदर देन फॉरेन सोर्सेस, तो वही इंडियन इनकम, सेम कॉन्सेप्ट है सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 में। तो इंडियन सिटीजन मोर देन 15 लाख इंडियन इनकम, और आप जो हो वो भाई किसी दूसरे कंट्री में टैक्सेबल नहीं हो रहे हो, तो आपको भी रेसिडेंट मान लेंगे, डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे, दैट इज सबसेक्शन 7, ठीक। सर उसके बाद में फिर सबसेक्शन 8 में उन्होंने कहा कि अगर आप सबसेक्शन 7 में कवर हो रहे हो, मतलब सॉरी 2 to 6 में कवर हो रहे हो, तो 7 शैल नॉट अप्लाई। यानी अगर मेन प्रोविजंस में आप 2 to 6 में कवर हो रहे हो, रेसिडेंट हो रहे हो, तो 7 में रेसिडेंट नहीं माने जाओगे, फिर 2 to 6 में रहेगा। सर वो इसलिए
क्योंकि ये जो सबसेक्शन 7 वाला बंदा है, इसको अगर कवर हो रहा होगा तो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट मानेंगे। ये हम आगे अभी बताता हूं। जो सबसेक्शन 5 वाला बंदा है, सर ये जिसका 15 लाख की इनकम है, 7 में भी 15 लाख है, 120 दिन वाला, इसको भी हम नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट मानेंगे। ये दोनों नॉट ऑर्डिनरली होते हैं, ये ऑर्डिनरली नहीं होते। तो उन्होंने कह दिया कि अगर भैया आप बेसिक प्रोविजंस में कवर हो रहे हो तो आपको 7 में कवर नहीं करेंगे, फिर आप ऑर्डिनरली भी हो सकते हो ना। ये हो गया 8। अब देखिए पहले 13 लेते हैं, दैट इज नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हम उसको तब मानेंगे जब ही इज नॉन रेसिडेंट फॉर 9 आउट ऑफ 10 टैक्स ईयर्स प्रीसीडिंग दैट ईयर। पिछले 10 साल में 9 साल आप नॉन रेसिडेंट रहे हो, और या फिर उसके डेज ऑफ स्टे इन इंडिया 729 या उससे कम रहे हैं। तो सर ऑर्डिनरली रेसिडेंट होता था अगर 10 में 2 साल या उससे ज्यादा रेसिडेंट है, तो नॉट ऑर्डिनरली हो गया अगर 10 में 9 साल वो नॉन रेजिडेंट है। 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है तो ऑर्डिनरली है, और 729 दिन या उससे कम इंडिया में रहा है तो नॉट ऑर्डिनरली है। 730 पे ऑर्डिनरली, 29 पे नॉट ऑर्डिनरली। फाइन, सेम प्रोविजन है, लैंग्वेज भी सेम है। पिछले 7 साल, पिछले 10 में 9 साल। सर फिर देखिए उन्होंने कहा कि जो इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन है, फॉरेन सोर्स छोड़ के 15 लाख की इनकम है, यानी सबसेक्शन 5 वाला बंदा। तो जो सबसेक्शन 5 वाला बंदा है, सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, इंडिया आया विजिट पर, 120 दिन 365 दिन का कंडीशन पूरा किया, 15 लाख से ज्यादा की इनकम है, वो 5 में रेसिडेंट हुआ था, उसको इन्होंने क्या कहा कि उसको नॉट ऑर्डिनरली मानेंगे। ठीक है, दैट इज बी पॉइंट, बी का फर्स्ट। फिर उन्होंने कहा कि जो 120 डेज, सर उसी के साथ में जुड़ा हुआ ये, ठीक है, ये दोनों कॉमन है, 120 दिन हो गया। और जो सबसेक्शन 7 में कवर हुआ, दैट इज जो किसी और कंट्री का रेसिडेंट नहीं है, डोमिसाइल से टैक्स नहीं हो रहा है, उसको भारत का रेसिडेंट मानेंगे। लेकिन सबसेक्शन 13 कहता है कि इन सबको हम नॉट ऑर्डिनरली मानेंगे। तो ठीक है, डीम्ड रेसिडेंट मान लो 5 में, 7 में, लेकिन भैया उससे आपकी जो फॉरेन इनकम है वो टैक्सेबल नहीं हो रही, क्योंकि नॉट ऑर्डिनरली मान रहे। लेकिन अगर कोई इनकम विच इज एक्रूड इन इंडिया, सॉरी एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल्ड इन इंडिया, सेटअप इन इंडिया, वो टैक्सेबल हो जाए। सर नॉट ऑर्डिनरली नॉन रेसिडेंट का ये डिफरेंस है। कोई इनकम आउटसाइड इंडिया एक्रूड हो रही है, फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरली में टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट में नहीं है। तो इतना ही तो फर्क पड़ेगा 5-7 पे। फॉर द पर्पज इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब है जो आउटसाइड इंडिया राइज हो रही है, और बिजनेस कंट्रोल प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया को इंडियन इनकम मानते हैं, ये इस पर्पज से। ठीक है सर, अब देखिएगा तो ये प्रोविजंस मेरे सिमिलर थे पुराने वाले, बस लैंग्वेज रीफ्रेज किया है, ऊपर नीचे किया है, कुछ चीजें क्लेरिफाई हुई हैं। नाउ सबसेक्शन 9 दैट इज एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म या एओपी, तो वही पुराना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है। और अगर होली आउटसाइड है तो इसको सर नॉन रेसिडेंट मानेंगे। सर उन्होंने कहा रेसिडेंट मानेंगे अनलेस इट इज होली आउटसाइड इंडिया। तो अगर होली इन इंडिया है रेसिडेंट, कुछ पार्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का इंडिया में, कुछ पार्ट आउटसाइड है, रेसिडेंट। होली आउटसाइड है, नॉन रेसिडेंट, सेम प्रोविजन है। सर एचयूएफ
के केस में भी कंडीशन फॉर ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली जो है वो 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स और वो सेम प्रोविजन है, ठीक, इंडिविजुअल और एचयूएफ। बाकी के केसेस में हमें पता है या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ में होता है। तो ये हो गया एचयूएफ। सबसेक्शन 10 इज अबाउट कंपनी। कंपनी को रेसिडेंट मानेंगे इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। सो अगर इंडियन कंपनी है तो सिंपली रेसिडेंट है, कुछ नहीं देखना है। अब बची फॉरेन कंपनी, उसको भी रेसिडेंट मानेंगे अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। तो ये कॉन्सेप्ट पुराना भी था, अभी भी है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है जहां पर मैनेजरियल और कॉमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कि मेजर डिसीजंस हैं एज ए होल और इन सब्सटेंस, सेम लैंग्वेज है। तो पोएम अगर फॉरेन कंपनी का भारत में है तो ये भी ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, सॉरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली नहीं होता, इंडियन कंपनी है, रेसिडेंट है। एवरी अदर पर्सन, जो बाकी बचे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर होली आउटसाइड है तो नॉन रेसिडेंट, होली इन इंडिया रेसिडेंट, पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड तो भी रेसिडेंट। ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। सर अगर किसी एक सोर्स के लिए आप रेसिडेंट हो तो सभी सोर्सेस के लिए आपको रेसिडेंट माना जाएगा, दैट इज अगेन ओल्ड प्रोविजन। तो इस प्रकार से ये हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस है। सेक्शन 6 पुराने लॉ में भी था, नए में भी है, और मेनली आप देखिए कोई जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया है, सिंप्लीफाई किया है। आगे कुछ चीजों में चेंजेस ज्यादा है। रिसीव्ड, डीम्ड रिसीव्ड सेक्शन 7 है, ये आज कवर नहीं करना था हमको। कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, इसको स्पेसिफिक एंटिटी ये नया लाए हैं, तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या किया है, किस तरीके से एक बढ़िया चीज लेकर आए हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।